हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 7th भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 8th भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज से क्लास 9th की एसएसटी की बुक की शुरुआत में कर रही हूँ। तो क्लास 9th की जो बुक है, इसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और लेवल 2 का एसएसटी वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, जो फरवरी में पेपर हुए थे, फरवरी 2023 में। तो चलिए आज से क्लास 9th की बुक की शुरुआत में कर रही हूँ। इसमें कुल 7 अध्याय हैं, यानी 7 चैप्टर हैं, जिसमें पहले चैप्टर में 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया है। क्लास 8th में भी आपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें डिटेल में बताया गया है। दूसरा लेसन है राजस्थान के क्रांतिकारी, तीसरा है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इन सब के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा और डिटेल में समझाया गया है। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की शौर्य परंपरा। 7 चैप्टर हैं इस बुक में। पहले इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन तब आपको मुख्य जो चीजें थी उनके बारे में बताया गया था। जैसे जो किसान आंदोलन बताए गए थे, जो प्रमुख थे, उनके बारे में बताया गया था। अब इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला अध्याय है 1857 की क्रांति। लिखा है, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तो यहाँ से आपको जो चीजें याद रखनी है वहां मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। आगे लिखा है, अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया, क्योंकि दक्षिण में उन्होंने प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात क्या किया, मालवा और गुजरात में भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। किसने? मराठों ने। आगे लिखा है, मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्र किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। यहाँ से ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे लिखा है, 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आ इ, आ या आ। आगे लिखा है, 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। तो पहली बार जो बूंदी के पदच्युत शासक थे बुद्ध सिंह, इन्होंने मराठा से सहायता प्राप्त की और दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। तो
राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का ये प्रथम अवसर था। आगे लिखा है, और बाद में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। तो पहले तो मराठा सिर्फ राजाओं से ही धन लूटते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये घुसपैठ करने लगे और सेठ और साहूकारों को भी लूटने लगे। आगे लिखा है, उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। नरेशों यानी कि राजाओं। तो ये जो मराठे थे, ये आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ, यानी कि आंतरिक मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप किया। किसने? मराठों ने। फिर उसके बाद बूंदी, जयपुर, जोधपुर रियासतों में उनका प्रवेश जो हुआ वह इसी बहाने से हुआ। आगे लिखा है, नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। ये कर हैं चौथ और सरदेश मुखी। आगे लिखा है, 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। तो मालवा के सूबेदार थे जय सिंह, इन्हें मराठों ने घेर लिया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने जो थे ये मराठों को दे दिए। आगे लिखा है, 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। तो ये धीरे धीरे प्रभुत्व हुआ मराठों का। पहले इन्होंने आक्रमण किया, ये राजाओं से धन लूटते गए, फिर सेठ और साहूकारों को भी लूटने लगे और राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। तो धीरे धीरे इनका प्रभुत्व बढ़ गया। आगे लिखा है, राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। तो अब जो राजा थे उन्हें भय हो गया कि मराठा धीरे धीरे राजस्थान पर प्रभुत्व बढ़ा रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, पहले तो धन का सहारा लिया, लेकिन ये जो योजना थी ये काम नहीं आई। फिर शक्ति का प्रयोग किया गया। शक्ति के प्रयोग से मराठों को निकालने का निश्चय किया। आगे लिखा है, अतः जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में होरड़ा नामक स्थान पर एकत्र हुए। इसके बारे में मैंने आपको क्लास 8th में भी पढ़ाया था, आपको याद होगा यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो। और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। सिर्फ वादा किया, लेकिन इस सम्मेलन के अनुसार जो संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उन पर अमल नहीं किया गया। आगे लिखा भी है, वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, यानी कि उनके जो आपसी रिश्ते थे वो सही नहीं थे। इसीलिए इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकल सके। आगे लिखा है, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा।
रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवता सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। यानी जो रियासतें थीं उनमें स्वार्थी नीतियां लागू हो रही थी। रियासतों के जो शासक थे अपने बारे में सोच रहे थे। जो संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उन उनका पालन नहीं किया गया और यही आगे चलकर असफलता के कारण बने। इस सम्मेलन की असफलता के आगे लिखा है 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता किया। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करना चाहा पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। जो राजपूत थे ये मुगलों के करदाता तो थे ही, लेकिन मराठों के भी करदाता अब बन गए थे। आगे लिखा है 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, जयपुर, जैतारन परगनों में चौथ वसूलना आरंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है 1791 के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हुई है। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। यानी मराठों की शक्ति तो क्षीण हुई, लेकिन अंग्रेज अब राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे और वही हुआ भी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि जो शासक थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था, तो इनकी जो राजनीतिक स्थिति थी धीरे धीरे कमजोर हो गई। आगे लिखा है 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चूंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ैत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। तो 1791 ईस्वी में क्या हुआ? अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया, तो उनके सहयोग से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। फिर क्या हुआ? 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चूंडावतों का अधिकार हो गया और 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गए। फिर 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा
संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। उत्तराधिकार यानी कि जो शासक थे, उस शासक की मृत्यु होने के बाद शासक किसे बनाया जाए, यानी उत्तराधिकारी कौन होगा, तो आपस में ही संघर्ष चल रहा था। तो इन्हीं सब के कारण राज्य आर्थिक संकट से घिर गया, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ने लगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू किए, क्योंकि कहा जाता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो राजस्थान के शासकों ने यही सोचा कि मराठों के शत्रु कौन है, अंग्रेज हैं, तो इनसे मित्रता कर ली जाए। आगे लिखा है, सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की, यानी कि मित्रता की इच्छा प्रकट की कि हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है, जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को भेजा था गवर्नर जनरल के पास। आगे लिखा है, जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। अब अंग्रेज जो थे वो अपना लाभ देख रहे थे, तो इसीलिए वे मित्रता करने के लिए राजी हो गए। आगे लिखा है, नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान किया। 1803 ईस्वी में संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, यानी कि खिराज क्या है, कृषि भूमि पर लगने वाला कर होता है खिराज। तो यहाँ से याद रखिएगा। तो 1803 ईस्वी की संधि पत्र में कुछ शर्तें रखी गईं, और शर्तें क्या थी कि दोनों एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे और कंपनी जो है इन राज्यों से खिराज नहीं वसूलेगी जिन राज्यों से कंपनी ने मित्रता कर ली है। आगे लिखा है, अतः आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। आगे लिखा है, भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। ये सुझाव किसने दिया? गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने। आगे लिखा है, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मैटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे अंग्रेज अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहे थे। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा।
अंग्रेज अपने लाभ का अवसर देख रहे थे, वो खुद लाभ प्राप्त करना चाह रहे थे, इसीलिए वे धीरे धीरे अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। ये रियासतें लिखी हुई हैं, ये इनके शासक लिखे हुए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। कोटा रियासत राम सिंह, जोधपुर रियासत तख्त सिंह, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय। ये उसी समय के लिखे हुए हैं जब ये सब चल रहा था, जब अंग्रेज अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहे थे। आगे लिखा है, जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत शिव सिंह, धौलपुर रियासत भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत सरदार सिंह, करौली रियासत मदन पाल, टोंक रियासत नवाब बजरुद्दौला, बूंदी रियासत राम सिंह, अलवर रियासत विनय सिंह, जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं, इनमें 17 राजपूत, 2 जाट और एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थीं तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थीं। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थीं, यहाँ शर्तें बताई गई हैं संधि की। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। तो ये संधि की कुछ सामान्य शर्तें थीं जिन पर हस्ताक्षर किए गए। आगे बढ़ते हैं। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। तो जो शासक थे, इन्होंने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया तो इनकी सुरक्षा बढ़ गई, यानी इन्हें सुरक्षा प्राप्त हो गई, लेकिन इनकी स्वतंत्रता चली गई। आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि नियमित रूप से उन्हें खिराज देना पड़ रहा था। खिराज यानी कृषि भूमि पर कर। आगे लिखा है, पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। जबकि जो संधि हुई थी उसमें जो शर्तें थी, उन शर्तों में क्या कहा गया था कि जो पॉलिटिकल एजेंट हैं ये राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासनकार और अधिकारों में कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। बलात् यानी कि बलपूर्वक अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गईं, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई।
तो जो अंग्रेज थे ये धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे, अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहे थे। जो संधि हुई थी उसमें जो शर्तें थी उनका भी पालन नहीं कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये 9th की बुक है, क्लास 9th की, तो इसमें आप देख रहे हैं डिटेल में समझाया गया है, जबकि क्लास 8th में इतना डिटेल में नहीं बढ़ाया गया था, इसमें डिटेल में बताया गया है। आगे लिखा है, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को चलने का प्रयास किया। यहाँ से ये आपको याद रखना है। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई, यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों की को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीर के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे, क्योंकि जो अधिकार उन्हें प्राप्त थे अंग्रेज धीरे धीरे उन्हें खत्म कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बनाया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। तो जो अवयस्क थे उन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे अपना लाभ देख रहे थे, क्योंकि जब शासक अवयस्क होता है तो अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का एक मौका मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों ने अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रियासतें थी उनमें जो पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे वो लिखे हुए हैं, और यहाँ से आपको याद भी रखना है। कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। जोधपुर रियासत मैकमैसन, भरतपुर रियासत मॉरिसन, जयपुर रियासत ईडन, उदयपुर रियासत सावर्स और सिरोही रियासत जेडी हॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो थी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि,
सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। तो जिस तरीके से अंग्रेज धीरे धीरे हस्तक्षेप अपना बढ़ा रहे थे, यानी कि राजस्थान के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप हो रहा था, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य कर रहे थे और खिराज वसूला जा रहा था लगातार। तो इससे क्या हुआ, जो राजा थे, सामंत थे और जो साधारण जनता थी, इन सब में अंग्रेजों के लिए विरोध उत्पन्न हो गया, यानी कि अंग्रेजों से ये असंतुष्ट होने लगे। आगे बढ़ते हैं। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूरमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देसी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। तो जो जनता थी, सामंत थे, राजा थे, इनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में उस समय के कवियों और साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो कवि और साहित्यकार थे, उन्होंने उन शासकों की कड़ी निंदा की जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, यानी ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में थे, और उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। इन कवियों के नाम भी याद रखिएगा, बांकीदास, राघोदास, सांदू गंगांगजी और महाकवि सूरमल मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे और सैनिक कोई भी अंग्रेज नहीं था। ये आप याद रखिए। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। आगे लिखा है, मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देसी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उससे उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। ये एजीजी द्वारा ये निर्देश दिया गया देसी रियासतों को कि जो क्रांतिकारी हैं उन्हें अपने राज्य में ना घुसने दें और जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रहे हैं उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। अब जहां जहां क्रांति हुई है उनके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ डिटेल में लिखा है। सबसे पहले लिखा है नसीराबाद में क्रांति, क्योंकि इन सब के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी तो है ही, लेकिन यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इसके निम्न कारण रहे। क्या कारण थे, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी तथा पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्यवाही भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग के लिए तैयार की गई हैं, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गई। तो जो टुकड़ी अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी उस पर संदेह हुआ तो उसे नसीराबाद भेज दिया गया। अब सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई
के सैनिकों पर अविश्वास किया जा रहा है, तो वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण उत्तेजना फैली। चौथा कारण लिखा है, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गईं। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। पहले तो इस बात को गुप्त रखा गया कि भारतीय जो सैनिक थे इन पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपियन सेना और तोपें मंगवाई गई हैं, लेकिन जब यह बात सबके सामने आ गई तो सेना में और ज्यादा उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गईं, पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। तो नसीराबाद में जो क्रांति हुई है उसके बारे में बताया गया है, कारण बताए गए हैं। अब लिखा है नीमच में क्रांति। काफी चलिए नीमच में क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं। जब नसीराबाद में क्रांति हुई उसकी सूचना जब मिली तब यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई। नीमच में काफी बड़ा लेसन है ये। चलिए पढ़ लेते हैं। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे। वहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सॉवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अब लिखा है एरनपुरा और आउवा की क्रांति। चलिए पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा पाली जिले में स्थित एक गांव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। तो यहाँ से ये याद रखिएगा ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउवा पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के महाराजा सिंहगिरी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने
जोधपुर की राजकीय फौज को परास्त कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आउवा पहुंचा। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, जो एजीजी था वह परास्त हो गया क्रांतिकारियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चित्र दर्शाया गया है, अभी आपको नीचे बताते हैं, फिर इस चित्र के बारे में बताएंगे। लिखा है जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। अब ये चित्र क्यों दर्शाया गया है? ये किला है और इसी दरवाजे पर जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉकमेसन, उसका सिर काटकर इसी किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। तो इसीलिए ये चित्र दर्शाया गया है और यहाँ पर लिखा है आउवा किले के इसी दरवाजे पर लटकाया गया था अंग्रेजों का सिर, यानी कि जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसका सिर काटकर इसी किले के दरवाजे पर लटकाया गया था। ये मैंने आपको क्लास 8th की वाली बुक में पढ़ाया था। जो भी लगातार वीडियो देख रहा है उसे जरूर पता होगा। अब लिखा है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थीं। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सॉवर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। आगे लिखा है एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 ईस्वी को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सॉवर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सॉवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा, तब कप्तान सॉवर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? ये कप्तान सॉवर्स ने चेतावनी दी। कप्तान सॉवर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। अब लिखा है आगे कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 ईस्वी की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान रहा। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके।
मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। तो पॉलिटिकल एजेंट ने क्या कहा कि जो कुछ अफसर हैं वो वफादार नहीं हैं, उनका रवैया कैसा है, अंग्रेज विरोधी हैं, तो ऐसे अफसरों को उनके पद से हटा दिया जाए और उन्हें अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दिया जाए ताकि उन्हें दंडित किया जा सके। इन अफसरों में कौन कौन था शामिल? जयदयाल, रतनलाल, जियालाल। आगे बढ़ते हैं। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो ये तारीख याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और सन भी याद रखिएगा। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थीं। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। तो जो शर्तें थी, क्रांतिकारियों ने जो संधि पत्र भेजा था, किसे भेजा था? महाराव को। उसमें एक शर्त ये भी थी कि जो मेजर बर्टन था पॉलिटिकल एजेंट और उसके पुत्रों की जो हत्या हुई है और मेजर बर्टन की हत्या की गई है वह महाराव के आदेश से ही की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। कब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। तो कोटा की क्रांति किस प्रकार से हुई कोटा में, आपने उसके बारे में पढ़ लिया है और आपको जानकारी भी हो गई है और ये सब जानकारी आवश्यक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी है। अब लिखा है अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। आगे लिखा है अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण
क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। यहाँ ये एक चित्र भी दर्शाया गया है क्रांति का। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गई, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। आगे लिखा है, जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। तो जो जयपुर के महाराजा थे उनके एक पदाधिकारी थे राव शिव सिंह। उन्होंने यह सलाह दी कि अंग्रेजों और मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। यानी जो नवाब था टोंक का, वह अंग्रेजों का साथ दे रहा था, लेकिन जो नवाब की सेना थी उसने क्या किया, नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए कहा और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। अब लिखा है सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। चलिए पढ़ लेते हैं। आउबा यानी जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, इनका नाम याद रखिएगा, और कोठारिया के रावत जोत सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। यानी कि ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे थे। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। आगे लिखा है सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आउवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। यानी जो एजी था लॉरेंस, उसने क्या कहा कि जो महाराणा उदयपुर के थे, उदयपुर के महाराणा, उन पर ये दबाव डाला कि जो केसरी सिंह हैं उनके विरोध में कोई कार्रवाई करें, किंतु महाराणा के पास इतना साहस नहीं था कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का साहस जुटा सकें। अंग्रेजों द्वारा आउवा गांव को तहस नहस कर दिया गया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी
परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। तो ये आपको याद रखना है, सलूम्बर और कोठारिया के जो रावत थे इनके नाम भी याद रखने हैं, और इन्होंने सहयोग किया था क्रांतिकारियों का, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर के महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, किंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। आगे लिखा है, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। यानी कि ये जो शासक थे ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आगे लिखा है, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। यह सफलता के कारण लिखे हुए हैं। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। अब एक साथ सभी जगह क्रांति होती तो शायद अंग्रेज विद्रोहियों से ना निपट पाते, लेकिन क्रांति अलग अलग समय पर हो रही थी तो अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने के अवसर मिल गए। आगे लिखा है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। यानी कि इनसे नेतृत्व के लिए कहा गया तो इन्होंने क्या किया, नेतृत्व करने के बजाय जो पत्र व्यवहार संबंधी कागज थे, जरूरी कागजात, इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को ही सौंप दिए। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उनमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें ना तो अंग्रेज जैसा रणकौशल ही था और ना ही वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गईं। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। तो ये असफलता के कारण लिखे हुए हैं कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी क्यों असफल हो गई। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी
संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दे। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। इसी तरीके से बड़े बड़े सभी लेसन हैं और इसीलिए एक वीडियो में अब मैं एक ही लेसन पढ़ाऊंगी। काफी बड़ा लेसन ये भी है और जो नेक्स्ट लेसन है वो भी काफी बड़ा है। अगला जो लेसन है वह है राजस्थान के क्रांतिकारी। तो ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल में इस लेसन में बताया गया है, क्योंकि क्लास 8th में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 6 to 12 पढ़ाने के लिए, तो मैं पढ़ाऊंगी, पर आप भी अपना प्रॉमिस पूरा करते रहिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। जो पिछला सिलेबस है यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।